नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद बहुत बड़ा होने वाला है। दूसरे शब्दों में कहूं तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है। भारत को विश्व के सबसे शक्तिशाली आर्थिक व कूटनीतिक समूह G7 में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को G7 ग्रुप में शामिल करने का प्रस्ताव G7 राष्ट्रों के सामने रखा, जिसका समर्थन यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जापान ने भी कर दिया है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है और भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। इस खबर से चाइना और पाकिस्तान तो पूरी तरीके से सन्न रह गए हैं, क्योंकि G7 विकसित राष्ट्रों का समूह है जिसमें चाइना तक को अभी तक स्थान नहीं मिला है और अब भारत को इसमें शामिल करने के लिए जो है आग्रह किया जा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, जिसका निर्विरोध समर्थन जो है G7 राष्ट्रों के द्वारा कर दिया गया है। इस बात से चाइना पूरी तरीके से बौखला गया है। भारत के साथ साथ रूस, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को भी इस ग्रुप में शामिल किए जाने की बात चल रही है। चाइना के विदेश मंत्री ने ऑफिशियली इस अलायंस का विरोध करते हुए अमेरिका को बदले की भावना से ग्रस्त बताया है और साथ ही साथ कहा है कि अमेरिका द्वारा एशिया में बुना जा रहा उसका ये चक्रव्यूह चाइना के अगेंस्ट है और अमेरिका जानबूझकर चाइना को एशिया और वैश्विक आर्थिक मंच पर अलग थलग करना चाहता है। उसका यह प्रयास कभी भी चाइना सफल नहीं होने देगा। दोस्तों, अब जरा मैं G7 समूह के बारे में बात कर लूँ। क्यों इसको विश्व महाशक्ति समूह कहा जाता है? भारत अगर इसमें शामिल हो रहा है तो भारत को इसके क्या लाभ होंगे, क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे? डोनाल्ड ट्रंप क्यों चाहते हैं कि ये 4 राष्ट्र इस समूह में शामिल हो? इन सभी को जानने का हम प्रयास करेंगे। G7 विश्व की 7 सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा शामिल हैं। इनमें से 3 राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य राष्ट्र भी हैं, जिनके पास वीटो पावर भी है। G7 राष्ट्र वैश्विक संस्थाओं के माध्यम से ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य नीतियां और आर्थिक नीतियों को तय करती है और लागू कराती है। संयुक्त राष्ट्र और इनसे संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं, इनमें G7 राष्ट्रों का बहुमत चलता है, फिर चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो या फिर प्रत्यक्ष रूप से। G7 समूह के राष्ट्र विकसित राष्ट्र हैं। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की जो आय है वो बहुत ज़्यादा ऊंची है विश्व के अन्य राष्ट्रों के कंपैरिजन में, और यही एक मापदंड भी रखा गया कि चाइना को इसमें शामिल नहीं किया गया। जबकि चाइना विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है, इनकम है, वो G7 राष्ट्रों के कंपैरिजन में बहुत कम है और इसीलिए उसको जो है G7 ग्रुप से बाहर रखा गया और अभी तक रूस को भी इसमें शामिल नहीं किया गया था। अगर मैं सैन्य शक्ति की बात करूं तो सैन्य शक्ति के मामले में भी G7 विश्व महाशक्ति समूह है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, इन सभी राष्ट्रों के पास परमाणु संपन्न हथियार हैं, जिनकी क्षमता 12,000 परमाणु बमों की है। अब इसमें रूस भी शामिल हो जाएगा, जिसके पास 8,000 परमाणु बम है, और कनाडा भी, जो कि दुनिया का परमाणु अयस्क का सप्लायर है। आपको बता दूं, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े परमाणु अयस्क उत्पादक राष्ट्र हैं। यानी कि आने वाले समय में जो बिजली उत्पादन क्षेत्र है, जो कि बिजली उत्पादित की जाती है, एटमी एनर्जी, उसका सबसे बड़ा सप्लायर जो है यही 2 राष्ट्र हैं, जो कि अब इस अलायंस में शामिल होने जा रहे हैं। कनाडा पहले से ही है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो जाएगा। कुल मिलाकर विश्व की संपूर्ण अर्थव्यवस्था में 60% की हिस्सेदारी रखता है G7 ग्रुप, और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इन G7 ग्रुप का अपना एक अलग महत्व है, जो हमें संयुक्त राष्ट्र और उससे संबंधित संस्थाओं में दिखाई पड़ता है वीटो पावर के रूप में। हालांकि G20 के बनने के बाद G7 का आर्थिक महत्व कुछ कम हुआ है। G20 विकासशील देशों का समूह है, जिसमें चाइना और भारत दोनों ही सदस्य हैं, लेकिन वर्तमान समय में भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में G7 का दबदबा बरकरार है। यही कारण है कि जैसे ही ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस और साउथ कोरिया को इनविटेशन दिया गया शामिल होने का, इन सभी राष्ट्रों ने हाँ कर दिया और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए धन्यवाद भी कहा है। यदि मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो भारत को निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। भारत एक विकासशील देश है,
हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जो भारत को चाइना के बाद एशिया और विश्व का दूसरा बड़ा बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश बनाता है। अतः भारत G7 समूह राष्ट्रों के निवेश को आकर्षित कर सकता है, और जब भारत G7 समूह का सदस्य राष्ट्र बन जाएगा तो G7 की MNCs बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश कर सकेंगी। अभी तक एक नियम था कि ये जो G7 राष्ट्रों की MNCs कंपनियां हैं, ये किसी भी राष्ट्र में निवेश करने से पहले G7 की परमिशन लेना अनिवार्य है उसके लिए। लेकिन अब जब भारत G7 का जो है समूह का राष्ट्र बन जाएगा, सदस्य राष्ट्र बन जाएगा, तब जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो डायरेक्ट जो है भारत में निवेश कर सकेंगी, भारत के साथ आर्थिक व्यापारिक संबंध जो है स्थापित कर सकेंगी। ठीक है, तो ये पहला फायदा है। दूसरा लाभ जो हमें होगा वो ऊर्जा के क्षेत्र में होगा, क्योंकि ये जो G7 है ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और एटमी ऊर्जा, इन सभी क्षेत्र में दुनिया में सबसे नंबर 1 पर हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इनके पास परमाणु अयस्क का भंडार है दुनिया में सबसे बड़ा। और हमारी जो ऊर्जा समस्याएं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो बिजली पैदा होती है भारत में, वो ताप संयंत्रों में कोयले के ऊपर आधारित हैं। 90% बिजली जो हमारी इस समय उपलब्ध हो रही है हमें घरों में, वो ताप संयंत्रों से होती है, कोयला से होती है। और कोयला एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो कि आने वाले समय में समाप्त हो सकता है। ऐसे में जो है फ्यूचर के लिए जो है एटमी एनर्जी बहुत ही लाभान्वित रहने वाली है, जिसके लिए हमें G7 राष्ट्रों की जो है हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़े जो भंडार हैं परमाणु अयस्क के वो इन्हीं राष्ट्रों के पास हैं। और हमारी जो ऊर्जा समस्याएं हैं वो भी हल करने में पूर्णतः सक्षम है G7 राष्ट्र, जो कि तभी हमें प्राप्त होगा जब हम इसके सदस्य राष्ट्र बन जाएंगे। तो हमारी सभी ऊर्जा आवश्यकताएं जो है पूरी करता है G7 राष्ट्र। तीसरा लाभ जो है वो हमें सीधा सीधा संयुक्त राष्ट्र में मिलेगा। भारत लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में उसे स्थायी सदस्यता मिल जाए। जब G7 समूह का जो है सदस्य राष्ट्र बन जाएगा तो अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन और रूस का समर्थन मिलने में आसानी होगी, जिससे कि हम अन्य मामलों में चाइना और पाकिस्तान पर भी दबाव बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अन्य लाभ है। चौथा लाभ जो है दोस्तों वो ये है कि इस समय सांकेतिक लाभ है। दरअसल हम देख सकते हैं कि वर्तमान समय में चाइना के साथ हमारा सीमा विवाद चल रहा है। ऐसे में जो है विश्व महाशक्ति समूह में शामिल होने से भारत को आर्थिक और कूटनीतिक सुरक्षा कवच मिल जाएगा। चाइना सीधे सीधे उलझने से बचेगा, क्योंकि भारत को वैश्विक राष्ट्रों का समर्थन मिल जाएगा। वहीं भारत चाइना के साथ अपने व्यापार को बंद करने पर भी विचार कर सकता है, क्योंकि अब उसके पास G7 राष्ट्रों का विकल्प उपलब्ध है। ठीक है, क्योंकि ये मेनली मुख्यतः आर्थिक ग्रुप है ये। तो इस तरीके से जो है भारत चाइना को काउंटर कर सकता है। अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम क्यों उठाया, इन 4 राष्ट्रों को क्यों शामिल करना चाहते हैं, तो इसके पीछे कूटनीतिक कारण है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उनके इस कदम के पीछे कूटनीतिक कारण है। सबसे पहला है चाइना का अमेरिका के साथ चला आ रहा ट्रेड वॉर। डोनाल्ड ट्रंप एशिया महाद्वीप में चाइना के आर्थिक कूटनीतिक महत्व को कम करने के साथ साथ अपने देश के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का मंच तलाश रहे हैं, जहां कि वो अपने उत्पादों को बेच सकें, एक निर्यात का बड़ा स्रोत खोज सकें। दूसरा कारण है कि कोरोना महामारी के इस काल में आर्थिक गतिविधियों पर लॉकडाउन ना लगाने से कोरोना की सबसे बड़ी मार जिस राष्ट्र पर पड़ी है वो अमेरिका है। यहाँ पर 18 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,05,000 से अधिक अमेरिकी नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिसका जिम्मेदार भी डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के साथ साथ चाइना को माना जा रहा है। ट्रंप अपने देश में कई मंचों पर अमेरिकी नागरिकों को आश्वासन देते आ रहे हैं कि चाइना को अमेरिका को हुए आर्थिक व मानवीय क्षति का भुगतान करना पड़ेगा। अमेरिका चाइना को वैश्विक मंच पर जो है अलग थलग कर देगा। दरअसल इस समय के जो हालात बने हुए हैं अमेरिका के, वो ट्रंप के अगेंस्ट हैं। अमेरिका में एक बार फिर नस्ल भेदी दंगे भड़क उठे हैं। ट्रंप अमेरिकी जनता में अपना समर्थन खोते जा रहे हैं। ऐसे में ट्रंप ने ये कूटनीतिक चाल चली है। जून में होने वाले इस G7 समिट जो कि अमेरिका में होने वाला था और अब इसका जो आयोजन है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाला था, इसको स्थगित कर दिया है। अब भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को शामिल करते हुए एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार करके इसका आयोजन सितंबर 2020 में अमेरिका में होगा।
और निश्चित ही इस आयोजन में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिससे उनको अमेरिकी नागरिकों का समर्थन मिल सके, क्योंकि सितंबर के बाद नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए चुनाव हैं। ऐसे में बड़बोले ट्रंप के पास कुछ उपलब्धियां तो होनी ही चाहिए, जिससे कि वो अपने देश के नागरिकों को दिखा सकें और उनका समर्थन पा सकें और चुनकर वापस आ सकें। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। वीडियो का विश्लेषण कैसा लगा ये भी बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।